अब जो संस्कृत भाषा थी, इसका जो काल है, इसका जो ज्ञात काल है वो है 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में ये जो विद्वानों ने बताया कि संस्कृत बोली जाती थी, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में संस्कृत अपने चरम पर थी। इसके बाद विकास होता है पाली भाषा का। किससे? लौकिक संस्कृत से। लौकिक संस्कृत से किस भाषा का विकास हुआ? तो पाली भाषा का विकास हुआ। पाली भाषा अपने चरम पर कब पहुंची? 500 ईसा पूर्व से। और ये सारे जो कालखंड हैं, ये सारे विभाजन हैं, ये अनुमानित हैं, लगभग हैं। हम स्पष्टता नहीं कह सकते कि 500 ईसा पूर्व में ही पाली भाषा आरंभ हुई, उसके पहले पाली भाषा नहीं थी। तो 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी, और यहां लिख देते हैं क्या? लगभग। अर्थात ये जो दिनांक है, ये जो काल है, ये जो काल विभाजन है, वो एकदम एग्जैक्ट नहीं है, इतना एक्यूरेट नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि 500 ईसा पूर्व में ही पाली भाषा का अचानक विकास हो गया, या प्रथम शताब्दी में आते आते पाली भाषा विलुप्त हो गई। ऐसा हम नहीं कह सकते। कोई भाषा विलुप्त होने में हजारों हजार वर्षों का समय लग जाता है, और कोई भाषा विकसित होने में भी हजारों वर्षों का समय लग ही जाता है। तो ये भी लगभग है, और यहां भी आप समझ लीजिए कि यह भी जो काल विभाजन है वो लगभग है, अर्थात एकदम एग्जैक्ट नहीं है, एकदम एक्यूरेट नहीं है। ऐसा हम स्पष्टता नहीं कह सकते कि 1500 ईसा पूर्व से ही संस्कृत का आरंभ हुआ या 500 ईसा पूर्व से ही पाली का आरंभ हुआ। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। उसके बाद पाली। अब थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि पाली भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए। तो पाली भाषा में बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ लिखे गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाली भाषा जब विकसित हुई तो उस समय बौद्ध काल चल रहा था, अर्थात बौद्ध धर्म का विकास धीरे धीरे भारत में तीव्र गति पकड़ रहा था। तो उसी समय ये पाली भाषा विकसित हुई। तो पाली भाषा से संबंधित ग्रंथ, अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ इस भाषा में लिखे गए, जिसमें त्रिपिटक, बौद्धों का एक ग्रंथ है त्रिपिटक, त्रिपिटक लिखा गया। ठीक है, अब त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक नामक ग्रंथ जो बौद्धों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है वो इसमें लिखा गया। ठीक है ना। और इसी भाषा में लिखी गई जातक कथाएं। क्या लिखी गई? जातक कथाएं। जातक कथाएं, जातक कथाएं क्या है भाई? तो जातक कथाओं का मतलब यह है कि जातक कथाएं ऐसी कथाएं हैं, मानी जाती हैं कि वो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित थी, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित थी जातक कथाएं। और इनकी संख्या कितनी है? 555। इनकी संख्या कितनी है? तो 555 है। तो ये सब इधर उधर की चीजें जानने के बावजूद आपको इस मेन विषय पर फोकस बनाए रखना है कि हिंदी का विकास हुआ कैसे। अब हिंदी का विकास कैसे हुआ? तो जैसा कि आपने देख लिया कि संस्कृत भाषा सबसे पहले जो प्रचलित थी, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चलती रही, उसी भाषा में 2 विभाजन हुए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत ही कालांतर में पाली भाषा में परिवर्तित हो गई। पाली भाषा में जो परिवर्तित हुई, तो पाली भाषा का जो परिवर्तन रहा वो लगभग 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक चलता रहा, अर्थात पाली भाषा का विकास इस समय अपने पूरे चरम पर था। इसके बाद पाली भाषा के बाद किस भाषा का विकास हुआ? तो पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा का विकास होता है। अब प्राकृत भाषा कौन सी है, या प्राकृत भाषा कब से कब तक रही? तो इसको हम समझते हैं कि प्रथम शताब्दी से, और ये सारे जो काल विभाजन है वो लगभग है प्रथम शताब्दी से कब तक? 500 ईस्वी तक। लगभग इसलिए क्योंकि इसको बहुत हम एक्यूरेट नहीं कह सकते, नहीं बता सकते कि प्रथम शताब्दी से ही प्राकृत भाषा का आरंभ हो गया था या 500 ईस्वी तक जाते जाते खत्म हो गई, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो पाली के बाद फिर प्राकृत भाषा का विकास हुआ। प्राकृत भाषा जब विकसित हुई तो उस समय लगभग जैन धर्म का आरंभ हो चुका था, जैन धर्म का धीरे धीरे विकास हो रहा था जब प्राकृत भाषा का आरंभ होता है। ये पाली का ही उपरूप माना जाता है, अर्थात पाली का ही बदला हुआ रूप माना जाता है, क्योंकि पाली से ही विकसित हुआ है। इस पाली भाषा में, माफ कीजिएगा, इस प्राकृत भाषा में जो धर्म ग्रंथ लिखे गए, वो जो ग्रंथ लिखे गए वो मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित थे। किस धर्म से?
जैन धर्म से संबंधित थे। और प्राकृत भाषा में बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ भी लिखे गए और सनातन यानी हिंदू धर्म से संबंधित भी धर्म ग्रंथ लिखे जा रहे थे या ग्रंथ लिखे जा रहे थे। अर्थात हम केवल यह नहीं कह सकते कि पाली भाषा में बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ ही लिखे गए और किसी धर्म से संबंधित ग्रंथ नहीं लिखे गए, या प्राकृत भाषा में सिर्फ जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ लिखे गए और किसी धर्म से संबंधित ग्रंथ नहीं लिखे गए। हम ऐसा नहीं कह सकते। सभी भाषाओं में सभी तरह का साहित्य लिखा जा रहा था। धार्मिक साहित्य भी लिखा जा रहा था और लौकिक साहित्य भी लिखा जा रहा था। आप जानते हैं हितोपदेश, पंचतंत्र, ये सब कहानियां भी इन्हीं सब भाषाओं में लिखी गई हैं या बार बार एक से दूसरी भाषा में अनुवाद की गई हैं। प्राकृत भाषा के विकास के पश्चात जिस नवीन भाषा का उदय हुआ उसे हम अपभ्रंश कहते हैं। जिस नवीन भाषा का विकास हुआ उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे अपभ्रंश का नाम देते हैं। और इसका जो कालखंड है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी लगभग ये अपभ्रंश भाषा का समय है। अपभ्रंश भाषा जब विकसित हुई तो वो किस भाषा से विकसित हुई? आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ कि वो प्राकृत भाषा से विकसित होती है। किस भाषा से विकसित होती है? तो प्राकृत भाषा से विकसित होती है। इस भाषा में, अपभ्रंश में क्या क्या चीजें लिखी गई? तो हमें मुख्यतः सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य, सिद्ध अर्थात सिद्ध जो संत थे उनके द्वारा लिखा गया साहित्य, और जैन धर्म के जो लेखक थे, जैन धर्म से संबंधित रचनाएं लिख रहे थे, उनका साहित्य इस भाषा में लिखा गया। ठीक है। और इसके अलावा जो लौकिक साहित्य था, आप ये बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि कोई भी भाषा हो उसमें दोनों तरह के साहित्य लिखे जा रहे थे। एक तो धार्मिक साहित्य भी लिखा जा रहा था और दूसरे लौकिक साहित्य भी लिखा जा रहा था। तो अपभ्रंश भाषा जो है वो हिंदी को अपने गर्भ में छिपाए हुए विकसित हुई थी। अर्थात अपभ्रंश से ही हिंदी के वर्तमान रूप का विकास होता है। अपभ्रंश के कई रूप विकसित हुए जिसमें मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश आदि अपभ्रंश विकसित होते हैं अपभ्रंश भाषा से। कौन कौन से अपभ्रंश? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश आदि अपभ्रंश इससे विकसित होते हैं। और उन्हीं में से सौरसेनी अपभ्रंश से हमारे हिंदी के वर्तमान स्वरूप यानी खड़ी बोली का विकास होता है। ये बात आपको समझ में आई? इसके बाद अपभ्रंश भाषा के बाद जिस भाषा का विकास होता है वो है हमारी मातृभाषा। वो क्या है? वो हमारी मातृभाषा है जिसका नाम क्या है? हिंदी। इसके बाद अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास होता है जिसकी विकास परंपरा 1000 ईस्वी से अब तक अनवरत निर्बाध गति से चलती चली आ रही है। अर्थात अपभ्रंश भाषा के बाद हिंदी का विकास होता है जिसका कालखंड क्या है? लगभग 1000 ईस्वी से। इसको भी लगभग लिख देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि ये लगभग है। अर्थात 1000 ईस्वी से एग्जैक्टली हम नहीं मान सकते कि हिंदी का विकास हुआ। उसके कुछ पहले भी इसके कुछ लक्षण दिखाई दे रहे थे और उसके बाद भी तमाम सारी चीजें विकसित हुई हिंदी में। तो हिंदी का विकास 1000 ईस्वी से अब तक, ये इसका काल विभाजन है। तो आपने देख लिया कुछ चीजें कि सबसे पहले संस्कृत भाषा बोली जा रही थी, संस्कृत भाषा थी, और संस्कृत भाषा के दो रूप विकसित हुए जिसमें से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत जो विकसित हुई तो इसका कालखंड क्या था? तो संस्कृत भाषा का कालखंड था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व लगभग। अब इसमें जो वैदिक संस्कृत का जो स्वरूप है उसमें वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ठीक है। और अब इसमें देख लेते हैं कि वेद कितने हैं। ये भी चीजें हम जानते चलें कि वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? तो ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद लिखे गए। उपनिषद कितने लिखे गए? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, जिसमें ईशोपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मांडूक्योपनिषद,
और केनोपनिषद। अर्थात ऐसे बहुत सारे उपनिषद हैं, कुल मिलाकर उनकी संख्या कितनी है? 108 है। इसके बाद क्या लिखे गए? पुराण। पुराण कितने हैं भाई? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, जिसमें ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण आदि पुराण लिखे गए। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी वैदिक संस्कृत के ग्रंथ हैं। इसके बाद क्या लिखा गया भाई? तो इसके बाद लिखा गया रामायण। इसके बाद क्या लिखा गया? रामायण, जिसमें कितने श्लोक हैं? कुल 24,000। कितने श्लोक? 24,000 श्लोक। इसके बाद लिखा गया महाभारत, जिसके अंतिम प्रारूप में, इसका अंतिम बार इसका लेखन किया गया, उसमें कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक। इसके बाद लौकिक संस्कृत के दो और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, रघुवंशम और मेघदूतम, जिसको लिखने वाले कौन हैं? जिसको लिखने वाले हैं कालिदास। अर्थात इसको किसने लिखा? इन ग्रंथों को लिखा किसने? कालिदास जी ने, जो संस्कृत काव्य के जनक हैं, जिनको संस्कृत काव्य का जनक माना जाता है, उन कालिदास जी ने रघुवंशम और मेघदूतम की रचना की है। इसके बाद पाली भाषा पर आते हैं। जो पाली भाषा का कालखंड है, काल विभाजन है, वो 500 ईसा पूर्व लगभग से प्रथम शताब्दी तक माना जाता है। लगभग 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक ये पाली भाषा का समय माना जाता है। और ये जो पाली भाषा है, ये मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ इसमें अधिक लिखे गए, जिसमें त्रिपिटक प्रमुख है, जातक कथाएं प्रमुख है। अर्थात जातक कथाओं की रचना हुई, त्रिपिटक की रचना हुई। ठीक है, इसके बाद पाली भाषा से ही विकास होता है प्राकृत भाषा का। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी भाषा अचानक विकसित नहीं होती, हर भाषा का विकास धीरे धीरे क्रम से होता है। और जब धीरे धीरे भाषाएं विकसित होती हैं, तो उस विकसित होने के क्रम में बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं, बहुत सारे प्रभाव समाज पर पड़ते हैं। तो प्राकृत भाषा का जो विकास हुआ, लगभग प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक चलता रहा। यानी इस कालखंड में प्राकृत भाषा अपने पूर्ण चरम रूप में थी। और प्राकृत भाषा में मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ लिखे जाते हैं। जैन धर्म से मुख्यतः संबंधित रही है प्राकृत भाषा। उसके बाद प्राकृत भाषा से ही विकास होता है अपभ्रंश का, जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में लगभग प्रचलित थी, जिसमें सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और लौकिक साहित्य, तीनों प्रकार का साहित्य लिखा जाता है। तो अपभ्रंश का कालखंड क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी लगभग, जिसमें सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, ये साहित्य इसमें लिखे गए। और इसके बाद बात आती है अपभ्रंश से ही विकसित होने वाली हमारी मातृभाषा की, हमारी मातृभाषा हिंदी की, जिसका जो कालखंड है वो 1000 ईस्वी से अब तक है। और ये भी लगभग है, ये भी एकदम एक्यूरेट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे ही 1000 ईस्वी प्रारंभ हुई तुरंत हिंदी भाषा का विकास हो गया। नहीं, विकास इस तरह अचानक नहीं होता, विकास धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। तो हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से होना आरंभ हो गया था, जो कि अब तक चला आ रहा है। ठीक है, तो ये थी हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास, कि किस तरह हिंदी भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंची है और वर्तमान में विकसित होती जा रही है। ठीक है, तो आशा है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो आपको कल से रेगुलर क्लासेज मिलने वाली हैं, कल से रेगुलर मिलने वाली क्लासेज के लिए आप तैयार रहें और अपने मित्रों को भी, जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, उन मित्रों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं और इस चैनल के बारे में बताएं, उनसे सब्सक्राइब करने को कहें। आप भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।